बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एग्जाम्पल नंबर 1.6 सॉल्व करेंगे। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ए बी सी ऑफ साइड एल। ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी सी पर चार्जेस रखे हैं Q1, Q2, Q3 ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q। ठीक है, Q चार्जेस यहाँ पर तीनों वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर। नेचर इन चार्जेस की सेम है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज का है। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर चार्ज रखा हुआ है, उस पर ये बाकी तीनों चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये फाइंड करना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों, क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम गिवन है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड एल। ये तीनों साइड्स इसकी सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और वर्टिसेस पर जो चार्जेस रखे हैं Q1, Q2, Q3 वो भी सेम मैग्नीट्यूड के हैं। Q चार्ज जो है स्मॉल लेटर Q ये रखे हुए हैं। अब हमें गिवन है कि सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, और हमको अब फोर्स फाइंड करनी है इस सेंट्रॉइड वाले चार्ज पर इन बाकी तीन चार्जेस की वजह से, कि ये तीनों चार्जेस इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है और Q3 कितना फोर्स लगा रहा है, फिर हम उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो जो Q1 चार्ज है बच्चों वो है Q, और यहाँ पर ये चार्ज है कैपिटल Q। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन दोनों की नेचर सेम है। इसका मतलब क्या है, ये रिपेल करेंगे, तो Q1 इस Q चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये फोर्स हो गई F1। ऐसे ही Q2 इस Q चार्ज को इधर रिपेल करेगा, हमने मान लिया ये फोर्स लग रही है F2। सिमिलरली ये Q3 जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस Q पर, तो ये हमने मान लिया कि F3 फोर्स है। तो इस तरीके से हमारे पास F1, F2, F3 ये फोर्सेस आ गए, और हम ये भी कह सकते हैं कि इन सभी के बीच में एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन में नेट फोर्स फाइंड करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पर दो मेथड देख रहे हैं। पहला मेथड काफ़ी शॉर्ट मेथड है, तो पहले उसे देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में ही सारे फोर्सेस जो हैं उनको फाइंड करेंगे, फिर उनका नेट फोर्स फाइंड करेंगे सेकेंड मेथड में। तो पहले फर्स्ट मेथड में हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि F1, F2 और F3 के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो फिगर से हमें क्लियर हैं कि ये सेम है मैग्नीट्यूड्स। डायरेक्शन इनकी अलग हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? क्योंकि बच्चों, अगर हम F1 फाइंड करेंगे तो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लेंगे, तो जो F1 के लिए वैल्यूज आएंगी वही सेम वैल्यू इधर F2 के लिए आएंगी, वही सेम वैल्यूज F3 के लिए आएंगी, क्योंकि बाय सिमेट्री ये जो डिस्टेंस है AO वो OB के इक्वल है, और ऐसे ही इधर OC के इक्वल है, तो मीन्स ये डिस्टेंस इक्वल है, और चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स भी हर बार सेम है, इसलिए जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये जो तीनों फोर्सेस हैं बच्चों वो एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं, तो इस तरीके से क्या है, ये एक क्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म करेंगे। यहाँ हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम इन तीनों फोर्सेस को ड्रॉ करें कि F1 जिस डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर लें, ऐसे ही F2 ड्रॉ कर लें हम इस डायरेक्शन में ही, ये जैसे यहाँ पर F2 गिवन है तो ये हमने ऐसे ही F2 ड्रॉ कर लिया, और सिमिलरली F3 इस डायरेक्शन में तो हमने F3 ड्रॉ कर लिया। तो ये तीनों एक क्लोज्ड पॉलीगन जो है वो बनाते हैं। तो इस कंडीशन में जो इनका रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कहीं रिजल्टेंट आप देख ही नहीं रहे ना कि कोई रिजल्टेंट है, तो क्या वैल्यू है रिजल्टेंट की, 0 है। तो इस कंडीशन में जो नेट फोर्स है बच्चों वो 0 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ 3 इक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स। ये प्लेन में है ना तीनों ही वेक्टर, ये कंडीशन है कि ये एक सेम प्लेन में है। तो द रिजल्टेंट ऑफ 3 इक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी 0 इफ दीज वेक्टर्स फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड बच्चों। अब हम
नेक्स्ट मेथड में F1, F2, F3 इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे और तब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि जो वैल्यू है F1, F2, F3 की वो क्या है। तो हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इन डिस्टेंसेस की। ये जो डिस्टेंस है इनको हम लिख देते हैं कि ये R है सपोज, तो हमें R की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो R फाइंड करना होगा। तो हमें ये पता है यहाँ पर बाय सिमेट्री कि ये जो है वैल्यू OA, OB और OC ये सेम है हमारे पास। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। अब OA, OB, OC इनको हमने क्या माना है R, तो हमें R की वैल्यू फाइंड करनी। हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हम कोई भी एक ऐसे ये ट्रायंगल ले सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे ही इधर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं और इससे R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये पता है कि सेम ही हैं। देखते हैं इसको कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम ये ड्रॉ कर लेते हैं फिर से उतना ही पोर्शन R फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पोर्शन ड्रॉ कर लिया है इतना, BOD। तो ये है B, ये है O और ये है D। यहाँ ये R जो है हमें ये फाइंड करना है और हमें ये पता है कि D BC के जस्ट मिड में है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है BC को। तो ये जो है पूरी BC की वैल्यू वो कितनी है, L। तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2, जस्ट हाफ हो जाएगी। यहाँ एंगल कितना होगा ये बच्चों, 30 डिग्री होगा ना, कि ये टोटल एंगल कितना है 60। तो ये जो है इसका बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब हम यहाँ पर cos थीटा यूज़ कर लेते हैं। तो cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/2 अपॉन R। तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम cos 30 की वैल्यू रख देते हैं, √3/2 इज इक्वल टू L अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 2R और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो इससे हमारे पास R की वैल्यू आ गई L अपॉन √3, ठीक है। तो अब हमें R की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ L। अब हम सारी फोर्सेस जो हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो F1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। F1 इज इक्वल टू K, ये कूलम कांस्टेंट है, Q1 Q2, Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये स्मॉल लेटर Q और यहाँ ये कैपिटल Q। तो Q और अपॉन R² होता है। R की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की है, क्या है वैल्यू R की, L अपॉन √3। तो यहाँ L अपॉन √3 का स्क्वायर, ये हो गया। ये वैल्यू है F1 की बच्चों। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3KQ अपॉन L², ये आ जाएगा। और जो डायरेक्शन आएगी F1 की वो क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं AO, ये डायरेक्शन है ना F1 की, तो AO के अलोंग है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे अलोंग AO, ठीक। ये F1 आ गया है। अब हम ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं F2 इज इक्वल टू, सेम वैल्यू आएगी F2 की भी, क्योंकि F2 के लिए भी हम क्या करेंगे, ये दो चार्जेस लेंगे और यही डिस्टेंस लेंगे। तो सेम वैल्यू आ जाएगी 3KQ अपॉन L²। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, तो यहाँ जो डायरेक्शन है F2 की वो क्या है, अलोंग BO, ये इसमें देख सकते हैं ना, B से O की तरफ। तो ये डायरेक्शन आ गई BO। अब F3 फाइंड कर लेते हैं। F3 की वैल्यू भी सेम यही आ जाएगी, KQQ अपॉन L² और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, यहाँ F3 के लिए डायरेक्शन आ जाएगी ये CO के अलोंग। तो अलोंग CO ये डायरेक्शन आ गई। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये F1, F2, F3 जो हैं इनके मैग्नीट्यूड सबके सेम हैं, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। अब हम यहाँ पर पहले रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं F2 और F3 का।
इन दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड कर लेते हैं, उसके साथ फिर हम F1 को बाद में वेक्टर सम ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F2 एंड F3, इनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके का है ये डायग्राम। तो हम देखें तो इस साइड ऐसे और ये इस तरीके से, यहाँ पर एंगल है ये 120 डिग्री, ये है हमारे पास इधर F2 वेक्टर और ये वेक्टर है F3 और इस साइड है यहाँ पर ये F1 वेक्टर। इस तरीके से है ना ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास। तो अब F2 F3 का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो इस डायरेक्शन में आएगा। हमको पता है कि जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड्स के होते हैं और 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इनके इक्वल मैग्नीट्यूड्स के ही आता है और किसी भी एक से 60 डिग्री के एंगल पे होता है। मतलब कि ये 60 डिग्री के एंगल यहाँ बना के जस्ट मिड में बना रहा होगा। इसको हम ऐसे पैरेललोग्राम लॉ से जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ तक आ जाएगा जो रिजल्टेंट है, इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा ये। और ये ऐसे पैरेललोग्राम लॉ आपने 11th में पढ़ा भी होगा वेक्टर्स में। तो अब हम यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करके अगर सॉल्व करते हैं तो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है F23 वो इस डायरेक्शन में आ जाता है और मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम रहता है। तो इस लॉ को यूज़ करके हमारे पास क्या आ गया कि जो F23 है रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और F3 के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल होगा। और ये वैल्यू है कितनी हमारे पास, ये वैल्यू है 3KQQ/L²। सेम मैग्नीट्यूड आ गया इसका भी। तो अब हम यहाँ से ये देखें कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि F1 F2 F3 वो हम देख चुके हैं कि F1 F2 F3 के मैग्नीट्यूड सेम है। और अब F23 भी इनके ही इक्वल आ गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ, F23 का मैग्नीट्यूड भी F1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम F1 को मान लें कि ये है डायरेक्शन n, यूनिट वेक्टर अगर हम ऐसे ले लें कि F1 जो है वो n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है तो F23 वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा -n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड्स इनके सेम है इसलिए जो रिजल्टेंट आएगा इनका वो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ हमें फिगर से ये क्लियर हो जा रहा है, फ्रॉम फिगर ये क्लियर है कि F1 प्लस F23 इनका जो नेट फोर्स है वो क्या है, वो 0 है क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का F23 का मैग्नीट्यूड F1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ये हमने देख लिया कि ये डायरेक्शन अगर n है तो ये -n हम इस तरीके से ले रहे हैं यूनिट वेक्टर में। अब यहाँ पर हम F23 की वैल्यू रख देते हैं। तो F1 प्लस F23 क्या है, F2 प्लस F3 इनका रिजल्टेंट है, तो ये क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से जो सम है तीनों वेक्टर्स का F नेट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 0। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने दोनों मेथड से, एक बार हमने डिटेल में देख लिया और एक बार हमने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करके देख लिया कि जो नेट फोर्स है वो 0 आ जाता है। अब बच्चों एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के एंड में भी कुछ लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन के एंड में ये लिखा हुआ है, सपोज दैट द रिजल्टेंट फोर्स वाज नॉन जीरो बट इन सम डायरेक्शन, कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ द सिस्टम वाज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री अबाउट O। अब जैसे हमने देखा कि इस क्वेश्चन में जो नेट फोर्स है वो क्या आ रहा है, 0, लेकिन अब यहाँ पर ये गिवन है कि अगर जो नेट फोर्स है वो 0 ना होकर नॉन ज़ीरो हो, किसी डायरेक्शन में हो, और उस कंडीशन में सिस्टम को अगर 60 डिग्री रोटेट किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स पर, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसको और एक बार हम समझ लेते हैं। जो हमें जो यहाँ पर वेक्टर्स दिए हुए हैं ये इस तरीके से दिए हुए हैं, ये F2 है और ये F3 वेक्टर है और इस साइड ये F1 वेक्टर है।
तो अब अगर इनका रिजल्टेंट ज़ीरो ना हो, किसी एक डायरेक्शन में हो, तो हम मान लेते हैं कि सपोज ये इस डायरेक्शन में है, एफ नेट जो है वो इस डायरेक्शन में नॉन ज़ीरो वेक्टर है ये, और ये है ओ। तो अब हमको ये बोला गया कि अगर इस पूरे सिस्टम को 60 डिग्री रोटेट करें तो जो नेट फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा। तो बच्चों अगर हम पूरे ही सिस्टम को रोटेट कर देंगे तो क्या है कि F3 भी रोटेट होगा, F1 भी, F2 भी, F नेट भी, सब रोटेट हो जाएंगे। तो जो F नेट का मैग्नीट्यूड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रोटेट करने से, सिर्फ F नेट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।